चलिए, तो सॉलिड स्टेट जहाँ तक हुआ था हमारा वो तो चल ही रहा है। और जैसे मैंने कहा है, आज के इस टॉपिक में हमको मुख्य रूप से जो कवर करना है, मैं सीधा सीधा पॉइंट में आ रहा हूँ। जहाँ तक हमने पढ़ा है ये सब आपने बना लिए होंगे, और आपको ध्यान ये रखना है कि अगर सबसे पहली बात आपके साथ अगर कोई है तो उसको भी आप दिखा सकते हैं ना, ताकि अटेंडेंस लग जाए। ठीक है, चलिए। अब मैं यहाँ पास बात कर रहा हूँ, ये देखिए। आपको कुछ स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? कोई एक बच्चा मुझको बता दे, ताकि मैं जान जाऊं कि हाँ, कि क्या बोलना चाहिए। नजर आ रहा है स्क्रीन? आपको स्क्रीन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता देंगे मुझको। आ रहा है सर। अब आ रहा है? नहीं सर। अब स्क्रीन कुछ दिख रहा है रे? नहीं सर। हाँ? नहीं दिख रहा है सर। हाँ या नहीं बोलिए। नहीं सर। आज आवाज की समस्या नजर आ रही है। नहीं आ रहा है सर। हाँ, ये इसका आवाज आया, ठीक। अब हो रहा होगा शायद। दिखा अब? स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा सर है? हाँ नहीं बोले। निकिता, तुम्हारा माइक कनेक्ट नहीं है, माइक चेक करो। चलिए, ये सब हमने देखा था। नर्सिंग, स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। हाँ, चलिए। तो हमने अभी तक क्या देखा है कि ये सरल घनी एकक कोष्ठिका है। इसको लगभग हमने समझने का प्रयास किया है। ऐसे ऐसे होता है, हल्का सा बेकअप मार रहा हूँ। यदि घन के किनारे को हम ए से दर्शा देते हैं, किससे दर्शा रहे हैं रे? ए से दर्शा देते हैं। आर अगर गोलों की त्रिज्या हो जाती है, ठीक है। अगर घन के किनारे हमारे ए हों, मतलब ये जो किनारा है ना, ठीक है, और आर गोलों की त्रिज्या है, तो हमने क्या रिलेशन निकाला था? रिलेशन कुछ निकाला है तीनों प्रकार के सेल के लिए। अगर वो सरल घनी सेल हुआ तो क्या होगा? मान लिया जाए अगर वो फलक केंद्रित घनी सेल होता है तब क्या होता है, और काय केंद्रित घनी सेल होता है तब क्या होता है। ये सब हम तो पढ़े हैं। तो इतना सब तो हो गया है हमारा भाई। मुख्य रूप से समझना मैं जो बता क्या रहा हूँ। इसके बाद मैंने आपको ऐसा एक टेबल बनवाया था, याद होगा तो। याद है सबको? टेबल ऐसे बनवाया गया है, और मैंने ये कहा है बनवाने के समय कि आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारी जो ये तालिका जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी आपका टेस्ट होने वाला है, यहाँ से आपको सीधा सवाल मिल सकता है। सीधा सवाल कहने का मतलब मेरा ये हो जाएगा कि एकक कोष्ठिका और निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी में क्या संबंध होगा। तो सरल घनी एकक कोष्ठिका के लिए, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, सरल घनी एकक कोष्ठिका के लिए क्या है जी? डी बराबर ए, और परमाणुओं की त्रिज्या आर बराबर ए बटे, तो ऐसा निकाल लिए है ना, ये सब आपके वीडियो में है। फलक केंद्रित घनी सेल के लिए रिलेशन हो जाता है डी बराबर ए बाई रूट टू, ठीक है। और परमाणुओं की
त्रिज्या, इसका रिलेशन ऐसे कैसे होता है, क्या होता है, ये सब मैथमेटिकल डेरिवेशन मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद देखिए अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका D बराबर √3/2a और ये परमाणुओं की त्रिज्या का ये रिलेशन हमने निकाला था। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया था। अब ध्यान देंगे एकक कोष्ठिका का घनत्व, इस टॉपिक के अंतर्गत हमको बात करनी है। यहाँ से भी आपके टेस्ट में सवाल आया हुआ है कि अगर किसी सेल का डेंसिटी निकालना है, ठीक है, आप अगर कॉपी पेन निकाल के बैठे होंगे तो मुझको बोल दीजिए सर लिख रहे हैं, मैं रुक जाऊंगा। और नहीं तो फिर आप क्या करें, मोबाइल में स्क्रीनशॉट का सुविधा है, आप स्क्रीनशॉट करो। चलो यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो रोक रहा हूँ, मारो स्क्रीनशॉट। चलें आगे। आगे चलें। यस सर। यहाँ तक तो हो चुका था ना। चलिए, आज चांदनी नहीं जुड़ी है क्या आज? नहीं सर। हाँ चलिए, इसके बाद देखेंगे, मैं आगे बता रहा हूँ, यहाँ पास समझना। एकक कोष्ठिका का घनत्व, यहाँ से ये आपके 12वीं बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एकक कोष्ठिका का घनत्व आप कैसे निकालेंगे ये तो देखेंगे। इधर एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक घनी जालक का हमको चयन करना पड़ता है। घनी जालक का हम चयन कर लेंगे, आपको दिखाई दिया होगा तो, और घनी जालक का चयन कर लेंगे और माना घन का किनारा हमारा हो जाएगा A हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा है कि एकक कोष्ठिका का जो कोर होता है वो A होता है, और एकक कोष्ठिका का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये तो एकदम बेसिक बात है, इतना तो आप बना ही लोगे। ठीक है, इतना तो मान के चलना, इतना बना लेंगे हम। अब यहाँ पास अगर मैं समझाने का अगर प्रयास करूं आपको, तो इसके आगे हमको क्या करना है इसको समझना ध्यान से। अब एकक कोष्ठिका का घनत्व हो गया। अब देखिए इसका रिलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। हमने अभी तक जो पढ़ा है अभी, तो एकक कोष्ठिका में उपस्थित एक कण है या परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, इसके द्रव्यमान को मान लो मैं m मान लेता हूँ। ठीक है, क्या मान लेता हूँ, द्रव्यमान को मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ। तो अगर द्रव्यमान को हम m मान लेंगे तो क्या हो जाता है, फिर m मान लेंगे तो ये बोल रहा है एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कुल कितना हो जाएगा। तो जो भी यूनिट सेल में जितने भी परमाणु होंगे, जिस यूनिट सेल में जितने परमाणु होंगे ना, उसकी संख्या को हम उसके एक परमाणु के द्रव्यमान से गुना करेंगे। और सभी सेल के लिए 3 प्रकार का यूनिट सेल पढ़े हैं, SCC, FCC और BC। तो इसके लिए सभी के लिए परमाणुओं की संख्या भी तो निकालने बताया हूं मैं। तो हमको क्या करना है, ये तो एक एग्जाम्पल है। तो द्रव्यमान हमको कैसे निकालेंगे, तो द्रव्यमान हम ऐसे निकालेंगे कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या गुना एक परमाणु का द्रव्यमान। सीधा सीधा इसको देखो, कितना हो जाएगा, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान n, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या गुना परमाणु का जितना द्रव्यमान रहेगा। यहाँ पास नीचे लिखा भी है, क्या है, n क्या है, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या है। अब यहाँ पास एक और बात आता है, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, परमाणु का अगर द्रव्यमान निकाले उसका भी एक सूत्र आएगा। और मोल कॉन्सेप्ट तो आपका सबका जबरदस्त हो गया होगा। क्या पढ़े हैं रे, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर जो मॉलिक्यूलर मास है उसको एवोगैड्रो नंबर से गुना कर देते हैं। एवोगैड्रो नंबर से गुना करते हैं ना, एवोगैड्रो नंबर से जब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉरी भाग देंगे यार, गुना करते हैं बोल, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा हमारा एक कोष्ठिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान इस सूत्र से। m बराबर परमाणु का मोलर मास है या परमाणु द्रव्यमान,
Na बराबर एवोगैड्रो संख्या, अवोगाद्रो लिखा है जो। अब देखिए, मेरा उद्देश्य था एकक कोष्ठिका का जो घनत्व है इसके लिए हमको सूत्र को समझना। तो एकक कोष्ठिका के घनत्व का सूत्र हो जाएगा हमारा क्या, एकक कोष्ठिका का घनत्व D बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। इकाई कोशिका, यूनिट सेल बोलो ज्यादा अच्छा है। अब देखेंगे इसके बाद इसको हम क्या किए हैं, एक सूत्र के रूप में दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, D बराबर N इंटू एम अपान ए क्यू। अरे भैया आयतन जो है आयतन, तो आयतन बराबर तो ए क्यू होता ही है ना, तो ए क्यू इसके जगह हो जाएगा एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। द्रव्यमान तो एम से रिप्रेजेंट किए हैं हम लोग, किए हैं ना एम से रिप्रेजेंट, तो एम से किए हैं तो यहाँ पास एम लिख दिया गया है। ठीक है, तो जहाँ पास एम है वहाँ एम। एन क्या है, टोटल हमारे पास कितने परमाणु हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये परमाणु का जो हमारा क्या है, द्रव्यमान है। परमाणु का जो हमारा द्रव्यमान है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, परमाणु का द्रव्यमान मतलब ये तो एम हो गया, एम बराबर छोटा एम बराबर क्या, बड़ा एम बटे एन है। तो यहाँ पास ये एम जो है ना, ये नजर आ रहा है आपको एम, यहाँ पास एम के जगह हम वैल्यू रख देंगे। एम के जगह सीधा सीधा वैल्यू रख दिया गया है, इस एम के जगह कोई वैल्यू रख दिए। क्या वैल्यू रखे हैं रे, हमको पता है एम बराबर क्या होता है, बड़ा एम बटे एन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ लिख दिए हैं एन, और जैसे है वैसे यहाँ पास लिख दिया गया है। क्या लिखा है, एन के जगह एन, और ये छोटा एम है इसके बदले बड़ा एम बटे एन लिख सकते हैं। तो बिल्कुल हमारा ये डेंसिटी का फार्मूला बन जाएगा, डी बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल एम इंटू बिग एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए, जहाँ एन क्या है, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या है, एम जो है परमाणु का द्रव्यमान है, ए क्यू आयतन है, और एन एवोगैड्रो संख्या है। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, आपके बोर्ड के हिसाब से भी, टेस्ट के हिसाब से भी, यहाँ से सीधे सीधे सवाल आपको 5 नंबर के मिलते हैं। और ये वाला पैटर्न हमको सॉल्व कर करके रखना चाहिए। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। यू कैन स्क्रीनशॉट दिस पेज। चलिए, सॉलिड स्टेट में अगर बात किया जाए तो एकक कोष्ठिका का घनत्व ही पदार्थ का घनत्व होता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। अब यहाँ पास समझना, मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, 3 चार्ट, ये 3 चार्ट मैंने दिखाया था सरल घनी सेल के लिए। ये है परमाणु की त्रिज्या का ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन को देख करके कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, मैं एक न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, समझना क्या लिखा है, पढ़ें। टंगस्टन का क्रिस्टलन काय केंद्रित घनी BCC एकक कोष्ठिका के रूप में होता है यदि एकक कोष्ठिका का किनारा 316.5 पिकोमीटर है तो टंगस्टन परमाणु की त्रिज्या की गणना कीजिए। अब बताओ, तो सीधा सीधा अगर हम बात करें तो हमको क्या निकालना है, BCC के लिए रिलेशन का एक फार्मूला उठाना है। ध्यान देना, इधर बहुत सरल सवाल होता है, हम हाथ खड़े कर लेते हैं, नहीं बन पाएगा क्या हमसे करके, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपको बनाना कैसे है, देखो ये हमारे पास क्या हो जाता है, BCC के लिए फार्मूला ये हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये यहाँ से उठाया गया है, ठीक है, यहाँ से उठाया गया है, और ये फार्मूला हम यहाँ पुट अप कर दिए, ऐसी का तैसी, जो मान दिया है, क्या दिया है मान, उसको देख लो, उसके हिसाब से आंसर निकल जाएगा हमारा। ठीक है, क्या मान दिया है यहाँ पास, किनारे का मान 316.5, ए का मान दिया है। ठीक है, तो सीधा सीधा वैल्यू रखना है, बताओ, गुना भाग करना है, आंसर आएगा। लो बताओ, सवाल समझ आ रहा है यामिनी? यस सर। हाँ नहीं बोलो। यस सर। नरसिंह? सोनम?
यस सर। ठीक है भूपेश, यस सर। आया समझ ना? चलिए, तो वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ये जो है ना, इसको तो आप बना के देखना रे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड का क्रिस्टलन फलक केंद्रित घनी इकाई सेल के रूप में होता है। इकाई सेल के किनारे की लंबाई क्या होगी? यदि त्रिज्या 0.44 नैनोमीटर है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमको समझ जाना है कि हमारा सेल कौन सा दिया है। आपको एक सीधा सीधा ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमको करना क्या है? हमको सबसे पहली बात तो यार वैल्यू पता होनी चाहिए। इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है। अगर ये मालूम नहीं है तब हमको समस्या आएगी। अब जैसे हमने यहाँ क्या पकड़ा, बीसीसी दिया है। क्या दिया है? बीसीसी दिया है ना, बीसीसी। ये देखो यहाँ बीसीसी दिया था, ठीक है। अब यहाँ पास क्या दिया है? एफसीसी दिया है। बस दोनों का रिलेशन वाला सूत्र निकाल लेंगे हम लोग और सीधा सीधा आंसर की ओर चले जाएंगे। ये देखो यहाँ भी तो वैसे ही किया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, दोनों क्वेश्चन का बना के देखना। और मेरी बात सुन रहे हैं तो ध्यान देंगे। आपके टेस्ट का सवाल भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। आपको सवाल दे दिया जाएगा, मैं आंसर में 4 विकल्प दे दूंगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए इसी सवाल को दिया हूँ, अब उसमें पहला ऑप्शन रहेगा 137.04, दूसरा 138, तीसरा 139 और चौथा 137.1। अब आपको लगेगा चारों उत्तर सही हैं, तो आपको हल तो करना पड़ेगा भाई। बिना हल किए अंधा तुक्का मारोगे क्या, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझो। चलिए, ऐसे ही एक और दिया हुआ है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये सब सवाल आप हल कर लेंगे। तो ठीक है भैया, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो रहा है यहाँ पास। अब यहाँ पास बात करते हैं, मैं सीधा सीधा बोर्ड का टॉपिक उठा रहा हूँ ना इस बार। बोर्ड का टॉपिक और जो चीज हमको पढ़ना है वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है विषम परिस्थितियों में अध्ययन अध्यापन हो रहा है। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। अब मैं बता रहा हूँ ठोसों में अपूर्णताएं, बहुत ही ज्यादा आईएमपी आप लिख के ले लो मेरे से, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा पक्का। एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है, बहुत सरल सवाल आता है और है भी बहुत सरल। आप लोग पहले मेरे को एक बात बताइए, मेरी आवाज आप सबको समझ आ रही है ना, सुनाई दे रही है ना? सर हाँ हाँ। सर साउंड घर घर आ रहा है। अब यार अब मैं क्या बोलूं, और बाकी लोग बताओ। बाकी लोग बताएंगे। बाकी लोग बताएंगे। निकिता, सर। हाँ हाँ सोनम, हेलो। ठीक है सर। ठीक तो है, ऐसे ही आएगा, उसके नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। हाँ चलिए, अब देखेंगे इधर ध्यान से। ठोसों में अपूर्णताएं, बात की जा रही है यहाँ अपूर्णताओं की। अपूर्णताओं का मतलब क्या होगा? देखो, जो सॉलिड होता है हमारा ठोस, वो परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं है। कोई ऐसा क्रिस्टल है, पता चला उस क्रिस्टल के बीच में कुछ अशुद्धि छिपा हो, सोडियम क्लोराइड है, इतना बड़ा मान लो हमारे पास उसका क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड। अरे भैया, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में जैसे मान लो ये देखो मेरे पास ऐसा क्रिस्टल है, मान लो ऐसे। अब इसमें कोई जरूरी थोड़ी है कि ऐसी ऐसी भरा हो, इसके अंदर में कुछ भी घुस सकता है। ये अगर इसकी पैकिंग समान रही मान लो तब तो ठीक है, और नहीं रही तो हम इसको बोल देंगे कि ये क्रिस्टल में डिफेक्ट्स आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्रिस्टल में डिफेक्ट्स आ रहा है, त्रुटि आ रही है, और इसी को कई नामों से सवाल पूछा जाता है। पूछा जाएगा अपूर्णताएं क्या है, ठोसों में अपूर्णताएं क्या है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, और 10 प्रकार से सवाल हो सकते हैं। अभी इसमें से ध्यान से समझेंगे। उसके पहले कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, आप लोग भी समझ जाना। बात ये है
आदर्श क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतया नियमित होती है। जो भी आदर्श क्रिस्टलीय ठोस होंगे इसमें जो अवयवी कण होंगे वो तो नियमित होते हैं, इसी कारण हमको इसको क्रिस्टलीय ठोस कह देते थे। ठीक है, निश्चित बिंदु पे उपस्थित रहेंगे। लेकिन यहाँ पास एक और बात किया गया है, ये बोला जा रहा है कि आदर्श क्रिस्टलीय ठोसों की शून्य परम ताप पर एंट्रॉपी शून्य होती है। एंट्रॉपी कहने का मतलब ये है आदर्श जो क्रिस्टलीय ठोस रहेगा परम शून्य ताप पर एंट्रॉपी शून्य, मतलब इधर उधर व्यवस्थित नहीं रहेंगे, मस्त व्यवस्थित रहेंगे, ये कहने का मतलब। लेकिन यहाँ बात ये कही जा रही है कि ये क्रिस्टल केवल परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर ही हो सकते हैं। लेकिन हमको एक बात बताइए आप लोग कि क्या हमेशा आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव है? सोचो, दिमाग लगाओ। क्या आदर्श क्रिस्टल हमेशा प्राप्त करना संभव है? क्या नहीं? इसलिए कहा गया संभव नहीं है। और साधारणतः ठोस अधिक संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होता है, ये भी हमको मालूम है। और जो छोटा क्रिस्टल होगा उसी में दोष पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बड़ा में नहीं पाया जाएगा, यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है। और दोष पाया गया तो मान के चले कि ठोसों में अपूर्णता आ जाएगी, दोष पाया गया तो अपूर्णता आ जाएगी। तो सीधा सीधा हम यहाँ ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलों में जो दोष होता है, क्रिस्टलों में जो दोष है वो अवयवी कणों की अव्यवस्था अथवा अपना निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्रिस्टलों में जो दोष होगा वो क्या होगा? अवयवी कणों की अवस्था के कारण, ये अपना निश्चित स्थान छोड़ देगा, या तो क्या करेगा, कोई अशुद्धि पाया जाएगा। तो 2-3 रीजन कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, स्क्रीनशॉट करो यहां तक। ओके, चलिए इसके बाद ध्यान से समझना। तो क्रिस्टल जालक में त्रुटि को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो जैसे मैं आप लोग को बढ़िया क्लास में बताता हूँ ना, वैसे ही बनाना इसको, ऐसे ऐसे, एक प्रकार, ये 2 प्रकार, ऐसे। इसके बाद फिर से इसका अगला प्रकार लगा लेना भाई। 2 प्रकार बनाते हैं ना, समझ जाओ, मेरे से बन नहीं रहा है, ऐसे बना लेना। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां और परमाणु या फिर बिंदु त्रुटियां। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, परमाणु या बिंदु त्रुटियां, तो 2 विशेष प्रकार हैं भाई। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि क्या होगी? तो ये अशुद्धियां इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ये अशुद्धि किसके कारण होगी? हाँ, इलेक्ट्रॉनों के कारण। इलेक्ट्रॉनों के कारण होगी तो फिर इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात, परम शून्य ताप पर क्रिस्टलों में इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा स्तरों में होते हैं, मतलब व्यवस्थित रहेंगे। लेकिन ताप बढ़ते जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा? कुछ क्रिस्टल में ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाएंगे। मुक्त अवस्था में आ जाएंगे। अरे भाई मेरी बात सुनो, साधारण सी बात है। क्या बात? जैसे परम शून्य ताप 0 केल्विन है तो वो चुपचाप बैठा रहेगा। उसका ताप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होगा तो कोई जरूरी है क्या जो ऊपर जा रहेगा वो नीचे आके बैठ जाएगा? तो भैया ये बोला जाता है कि वो ऊपर जाया रहेगा तो वो मुक्त अवस्था में आ जाएगा। मुक्त अवस्था में आ जाएगा मतलब खुला है, वो कहीं भी आ जा सकता है। कहीं भी आ जा सकता है कहने का मतलब क्या है? जिससे क्रिस्टलों में क्या हो जाएगा? जिससे क्रिस्टलों में वैद्युत जो है, यहाँ पास आगे क्या लिखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। जिससे क्या हो जाता है? वैद्युत चालकता बढ़ जाएगी। फिजिक्स में तो पढ़ते ही हो ना, केमिस्ट्री में भी मैं बोलता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो जाएगा? ये बंद, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन शून्य हो जाएंगे। बस यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आ रहा है हमारे पास। यहाँ से सवाल IEEE JEE नीट में भी पूछा गया है। जैसे
जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए रहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन शून्य क्षेत्र हो जाएंगे तो वो छिद्र कहलाएगा। वो जगह जहां से इलेक्ट्रॉन निकला रहेगा वो क्या कहलाएगा? छिद्र। फिर से बोल रहा हूं मैं, आगे जब हमारे काम का आएगा, आगे जब हमारे काम के लिए हम ये समझेंगे तो ये मैं सवाल पूछूंगा, ये होल कहाँ से बनता है? तो होल कहाँ से बनेगा? इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा उस जगह में जो स्पेस खाली हो जाएगा उसको छिद्र बोलेंगे या कोटर बोलते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पास एक बात और लिखा गया है कि ये जो हमारे पास जो होल बना रहता है, ठीक है, वो क्या करता है? विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गतिशील होगी। कहने का मतलब क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ा, दूसरे जगह गया। अरे भैया, तो पहला जगह छोड़ा वो तो भरा गया, दूसरा जगह फिर से खाली हो गया। कहने का मतलब क्या होगा? इसका फ्लो, गति ये बढ़ गया। और इलेक्ट्रॉन की गति उससे विपरीत दिशा में होती है, ये तो हमको मालूम है भाई। जिधर होल चलेगा उधर से उल्टा दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है। इलेक्ट्रॉनों के निकलने पर ये छिद्र क्या होते जाते हैं? धनात्मक होते जाते हैं। तो यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये त्रुटियां मिलती है। फिर से मैं यहाँ रेखांकित करने का प्रयास करूं, ध्यान से समझना, फिजिक्स में भी आपका काम आ सकता है ये बात। ये किसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम में यह त्रुटियां हमको देखने को मिलती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये त्रुटियां देखने को मिलती है। फिर से बोल रहा हूँ, सिलिकॉन जर्मेनियम में क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो, यहाँ से सवाल संभवतः आपके टेस्ट में मिलेगा। देखिए, अब ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट लॉजिक समझो। देखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है यदि सिलिकॉन और क्या है, जर्मेनियम को अर्धचालक बनाया जाता है। तो यहां से फिर से सवाल बन सकता है, आपका अर्धचालक क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये समूह 14 के सदस्य हैं। सिलिकॉन और जो जर्मेनियम जो है ये कौन से समूह के सदस्य हैं? 14 के सदस्य। ध्यान से समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूं ना, ये कंफ्यूजिंग करने वाला पॉइंट हो सकता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम समूह 14 के सदस्य हैं। इसको बता दूंगा ये कैसे समूह 14 के सदस्य हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, मान लो समूह 13 और 13 को 15 के तत्वों जैसे बोरान और फास्फोरस को मिलाकर अर्धचालक बनाएंगे, जो क्रमशः पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। पी प्रकार के व एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। ये कैसे होगा, क्या होगा, अभी मैं फिर से समझा रहा हूँ। मेरे को मालूम है 2-3 लोग को कंफ्यूजन हुआ होगा, तो टेंशन मत लो, पहले स्क्रीनशॉट करो इसका। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने ये कहा है सिलिकॉन जर्मेनियम समूह 14 के सदस्य हैं। ओके, अब समूह 13 को 15 के तत्वों जैसे बोरान तथा फास्फोरस को मिलाकर अर्धचालक बनाए जाते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें थोड़ा गलत किया गया है, थोड़ा सा समझ जाओ बात क्या है। मैं ये कह दूं कि अगर समूह 14 में 13 का तत्व मिला दो या समूह 14 में 15 के तत्व मिला दो, ओके, तब हमको मिलेगा अर्धचालक 2 प्रकार का, पी प्रकार का व एन प्रकार का। हमको आगे मिलेगा भी पी प्रकार एन प्रकार का अर्धचालक कैसे मिलेगा, ये थोड़ा सा देख लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर मिल जाए तो ठीक है भाई। अर्धचालक अर्धचालक अर्धचालक, चलिए देखिए यहाँ पास ये अशुद्धि है, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि, ऐसा कुछ लिखा होगा, आपको दिख गया होगा। एन प्रकार का अर्धचालक कब बनेगा, पी प्रकार का कब बनेगा, ये समूह 13-14 क्या है ये यहाँ पास आपको क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। एन प्रकार का अर्धचालक कब बनता है? यदि कुचालक पदार्थ के परमाणु से
अशुद्धि वाले परमाणु की संयोजकता अधिक होती है, तब n प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। ठीक है, जैसे सिलिकॉन में फास्फोरस। अरे भैया अभी हम कुछ देर पहले क्या देखे थे रे, किसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन, ऐसे ही तो बोला था ना, बोला था समूह 14 के तत्व में अगर समूह 13 को के किसी तत्व को मिला दें, या समूह 14 के तत्व में 15 के किसी तत्व को मिला दें, कैसे मिलाएंगे समझेंगे ध्यान से। इधर मैं सीधा सीधा यहाँ पास बात करता हूँ। देखिए आवर्त सारणी को दिखाता हूँ यार, पहले 1 मिनट समझ जाओ। ये समूह 13 14 क्या है, सब वाश आउट हो गया होगा लॉकडाउन में। ये देखो आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा जरूर, लेकिन फिर भी जैसा भी दिख रहा है समझने का प्रयास करें। ये थोड़ा सा दिख रहा है क्या आवर्त सारणी? ठीक है, तो देखेंगे इसमें आवर्त सारणी जो हमको नजर आ रहा है, तो मैं बार बार समूह 13 14 क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। अब देखिए ये जो है हमारा क्या, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये हमारे पास कौन से समूह का है भाई, तो हमको पता है ये है समूह 14 का। ओके ठीक, अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इसमें मैं क्या करूं, अगर ये समूह 13 के तत्व, जैसे येलो में अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो ये समूह हमारे पास हो जाएगा 13। ये समूह 13 का तत्व हो गया, येलो में दिखाई नहीं दे रहा है, कलर बदल देते हैं, इसका कलर बदल देते हैं, समझ जाओ 13 लिखा गया। अब देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं यहीं पास आपको बता देता हूं, समूह 15 का भी बता देता हूं। ये समूह 15, ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब तो दिक्कत नहीं होगा। तो यही तो बात हो रही है भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मान लिया जाए, मैं क्या करता हूं कि समूह जो 14 है, ये समूह 14 जो समूह है, तो पहले तो मेरे को एक बात बताओ यार, 14 समूह है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता कैसे निकालेंगे? ये कार्बन है मान लो, तो कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे मान लो हम, तो कैसे निकलेंगे रे, कैसे लिखेंगे? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 6 होगा। तो 6 होगा तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 यही होगा, और क्या हो जाएगा 2p2 होगा क्या? हाँ नहीं बोलो, 2 2 4 2 6, ऐसा तो कुछ होगा, 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 6। और संयोजकता कैसे निकालते हैं? संयोजकता कहने का मतलब बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 2 4 हो जाएगा, मतलब इसकी संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 है, ऐसा तो पूरा पढ़ ही चुके हैं हम लोग। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। अब मेरी बात समझो, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। कार्बन है तो कार्बन की संयोजकता अगर 4 है, तो उस समूह में सिलिकॉन की भी संयोजकता 4 है, यहाँ की भी संयोजकता 4 होगी, यहाँ की भी संयोजकता 4 होगी, कि उस समूह में जितने आने वाले तत्व हैं सबकी संयोजकता 4 होगी। तो संयोजकता 4 है, 13 समूह की संयोजकता 3 है, ठीक है। समूह 14 की संयोजकता 4 है, समूह 15 की संयोजकता क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी भाई। तो मैं ये बोल रहा हूँ, इस देखो 13 की संयोजकता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से समझना। तो मैं 13 की संयोजकता को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 2 3 लिख सकते हैं। समूह 14 की संयोजकता मतलब 4, 15 की संयोजकता मतलब 5। अब होता ये है कि जब 4 संयोजकता वाले को 5 संयोजकता वाले के साथ मिला देंगे, यही तो हुआ है यहाँ पास कहानी। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो ना। क्या बोल रहा है कि अगर मान लिया जाए मैं क्या करूं कि पदार्थ के परमाणु से अशुद्धि वाले पदार्थ की परमाणु की संयोजकता यदि अधिक हो, सिलिकॉन चतुर संयोजक है, इसमें हम फास्फोरस को मिला लें, इसकी संयोजकता 5, अभी बताया 5 होगा,
तो भैया ये बताओ, फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा रह जाएगा रे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि 4 में 5 मिलाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। तो यही तो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यही विद्युत का चालकता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है जिसके कारण चालकता उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना कि अगर हम क्या करें, चतुर्संयोजक परमाणु में पंच संयोजक अशुद्धि मिलाएं तो आपको कोई भी पूछेगा किस प्रकार का अर्धचालक बनता है, तो आंसर आएगा हमारा एन प्रकार का अर्धचालक। कौन से प्रकार का? एन प्रकार का अर्धचालक। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको भी बता दिया भाई मैं। अब देखो, ये देखो यहाँ पास डायग्रामेटिकली भी बनाया गया इस चीज को, समझ सकते हैं हम अच्छे से समझना चाहेंगे तो क्या हो सकता है। ये देखो इस डायग्राम को समझ लो अच्छे से। इसमें क्या बताया गया है रे? बताया ये गया है, देखो फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और एक इलेक्ट्रॉन, देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहाँ जाएगा? यही मुक्त इलेक्ट्रॉन तो चालन करेगा। ओके, चलिए तो ये हो गया भैया, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा तब। अब हम क्या करते हैं, बात अगर निकली है तो उस बात को क्लियर कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मान लिया जाए मैं एक काम करता हूँ कि जो सिलिकॉन या जर्मेनियम है, रिफरेंस है, इसको हम क्या करें, 13 समूह के तत्व, जैसे अभी मैं बताया हूँ आवर्त सारणी में 13 समूह 14 समूह क्या है, इसके साथ मिक्स कर देंगे तो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। उसके साथ समस्या क्या थी बेटा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता था। इसके साथ समस्या क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएगा, है ना मजेदार बात। तब क्या किया जाए, ये देखो केवल 3 बंध बना पाएगा, बोरान के पास संयोजकता तो 3 है, तब क्या हो जाएगा, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, इससे इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, इसी को तो होल बोला था क्या मैं? जी हाँ, तो याद रखना ऐसा करने से बन जाएगा। तो इसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, अपने मूल स्थान पर इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र छोड़ देता है, जिसको होल बोलते हैं हम लोग, और ऐसा लगता है कि यह छिद्र जिस इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरा गया है उसकी विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है। यही तो बात किए थे हम लोग। ठीक है, ओके, ये जो होल बनता है ना, इसके विपरीत दिशा में तो चलेगा, बोला था मैं अभी कुछ देर पहले। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है आज की, जिन लोग मिस कर रहे हैं उन लोग थोड़ा समझदार हो जाए भाई, और देखेंगे ध्यान से, सब्र करके रखो। अब देखो यहाँ पास मैंने बोला है यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाए, देखो यहाँ गोला से दर्शाया गया है, गोला से ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पास धनात्मक छिद्र है। ओके, ठीक है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, ये होल क्या बोलते हैं, ओके, इज इट क्लियर? अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, है ना। अब देखो इसके बाद हम अगर समझने का प्रयास करें, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन धन आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर चलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो धन आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा भैया, ऋण है तो धन की ओर जाएगा, और जो छिद्र है वो ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर चलता है। इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण यह छिद्र धनावेशित होगा, और इस प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। वी 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 आई एम पी। ओके, चलिए इसका अनुप्रयोग भी देख लेते हैं लगे हाथ, उसके बाद अशुद्धि में चले जाएंगे फिर से। तो अनुप्रयोग जो है, सबसे ज्यादा अनुप्रयोग तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, इसका शायद पढ़ भी लिए होंगे आप लोग, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लेंगे इस साल। एन प्रकार के अर्धचालक पी प्रकार के अर्धचालक को संयुक्त करके एन पी संगम बनाए जाते हैं, 10वीं में पढ़े हैं हम लोग, जिनका एकांतर धारा एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सीधा सीधा ट्रांजिस्टर बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए एक प्रकार के अर्धचालक को दूसरे प्रकार के अर्धचालक के 2 परतों के मध्य सैंडविच मतलब दबाया जाएगा, एनपीएन या पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। तो रेडियो का जो हमारा सिग्नल चलता है ना, ये दृश्य शब्द यंत्रों की पहचान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पास एक और उपयोग दिया गया है, इसको भी पढ़ लो।
प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फोटोडायोड है बोल रहे हैं, अर्धचालक बनाने में तो किया जाता है। ठीक है, इसको लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऐसे ऐसे उपयोग आदि आदि बात है। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है INSBALP, ये सब समझ रहे हो ना। समूह जो 13 है, 14 है, 15 है, इन्हीं के तत्व हैं। आप आवर्त सारणी निकाल के देख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। ये ठोस अर्धचालक है। उपरोक्त यौगिकों में कुछ आयनिक गुण होते हैं जिसके कारण अर्धचालक के समान व्यवहार करते हैं। तो ये तो बात रही भैया हमारी, क्या अभी बात निकला तो लगे हाथ में बता दिया, हम तो पढ़ रहे थे पीछे। तो आगे ये अशुद्धि हमारा कवर भी हो गया। साथ ही साथ हम क्या किए, इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण कैसे क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है इसको भी जान लिए रे। ओके, चलिए हमारी क्लास 15 मिनट बाकी है, ध्यान रखेंगे। 1:04 हो रहे हैं, तो सभी कंटिन्यू बने रहेंगे, इधर उधर ना जाएं। अगर ये अपलोड हो गया वीडियो तो ठीक है, नहीं हो पाया तो इसलिए थोड़ा समझो बातों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से बहुत से सवाल आपको टेस्ट में मिल जाएंगे। चलिएगा देखेंगे। तो हमने देख लिया था इलेक्ट्रॉन का डिफेक्ट कैसे होगा, यहीं से मैंने तो बात शुरू की थी। ठीक है, यहीं से तो मैंने कहानी शुरू की थी और ये बताया था कि कैसे हो जाता है हमारा, समूह 13 में 15 को कैसे मिलाएंगे, समूह 13 में 14 को कैसे मिलाएंगे। मैंने हर संभव आपको समझाने का प्रयास किया है। ये अर्धचालक भी समझ आ गया होगा, आगे से विस्तार से बताया गया है, बोला मैं बता दिया विस्तार से। अब देखेंगे परमाणु या बिंदु त्रुटियां। तो पहला जो त्रुटि जो हम पढ़े वो है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। ओके, अब दूसरा जो त्रुटि हम लोग पढ़ रहे हैं वो है बिंदु त्रुटि, परमाणु त्रुटि। इसका भी प्रकार देख लो। तो क्रिस्टल में यह दोष अवयवी कण अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने पर, मान लो ये मेरे पास क्रिस्टल है, अगर कोई ऐसे, जैसे हम लोग क्रिस्टल ऐसे इमेजिन करते हैं ना, ऐसे क्रिस्टल को ऐसे ऐसे ही तो क्रिस्टल बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर क्रिस्टल से कोई अवयवी कण गायब हो जाए एक आध जगह से, तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो बिंदु दोष, एक बिंदु गायब रहेगा तो बिंदु दोष, पूरा लाइन गायब हो जाएगा तो लाइन दोष, मतलब लाइन डिफेक्ट या रेखी त्रुटि। तो बिंदु दोष कुल मिला के 3 प्रकार से होता है बोल रहा है। यहां से भी आपको सवाल मिलेगा आपके टेस्ट में। और देखिए जो दोष है ये कितने प्रकार के होते हैं। आप ये मत सोचो कि टेस्ट दिलाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना आज का लेक्चर, जो कि आपका सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 9 होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत से सवाल सीधे सीधे बोर्ड में आते हैं, ध्यान से समझो बातों को। स्टाइकियोमेट्रिक दोष, अशुद्धि दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, तो पॉइंट डिफेक्ट को ऐसे क्लासिफाई किया गया है। स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या हो जाएगा भाई, क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। देखेंगे, जिन दोषों के कारण क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन न हो, स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाता है। ठीक है, आधारभूत रूप से ये दोष 2 प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष। बहुत ही ज्यादा IMP है, बारंबार बोल रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ से सवाल हमारे समय में तो सीधा सीधा आता था, भैया बताओ इसका लिखो या फिर अथवा इसका लिखो करके, थोड़ा से समझना। स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होगा, तो इसमें 2 प्रकार से फिर से क्लासिफाई कर दिया गया स्टाइकियोमेट्रिक दोष को जी। कौन कौन से 2 प्रकार से किया गया है आप सबके सामने तो नजर आ ही रहा होगा, नजर आ रहा है ना सबको। क्या नजर आ रहा है कि रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, ये 2 विशेष प्रकार के होंगे। रिक्तिका दोष कहने का मतलब क्या है, ओके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ध्यान से देखो इधर। देखो बेटा, जब किसी जालक में जालक बिंदु या जालक स्तर रिक्त हो, अवयवी कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए, हम क्या देख रहे हैं जी, हम ये देख रहे हैं, देखो यहाँ डिब्बा बना दिया, यहाँ गायब है, गायब है, रिक्त है, खाली है जगह।
यहाँ देखो अवयवी कण है, काला 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 दिख रहा है, लेकिन ये जगह डिब्बा डिब्बा है मतलब खाली है, तो खाली हो गया तो रिक्ति दोष, रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखेंगे अंतराकाशी दोष देख लेते हैं। अंतराकाशी दोष क्रिस्टलीय संरचना में कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में आ जाए, अंतराकाशी स्थान में आ जाए मतलब बीच बीच में आ जाते हैं तो अंतराकाशी दोष कहलाएगा। अब ये कैसे होता है इसको भी क्लियर कर देता हूं, ध्यान से समझना। ये देखिए अंतराकाशी दोष मतलब कहने का मतलब हमारा ये तो हो जाएगा क्या, ऐसे ही तो कुछ नजर आ रहा है आप लोग को, चित्र में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, ये देखो रेगुलर अरेंजमेंट है लेकिन इसके बीच बीच में और कुछ कुछ आके घुस गया है। ये जबरदस्ती, ये कहाँ से, इसको कौन लाया रे, यहाँ पास आग बैठ गया है चुपचाप। तो ये हो गया अंतराकाशी दोष, खाली जगह में आके बैठ जाना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसके बाद देखेंगे हम, अगर बात करें क्या कि अगर आयनिक ठोसों में दोष जो है विद्युत उदासीनता पाई जाती है आयनिक यौगिकों में, और आयनिक यौगिकों में जालक त्रुटियों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है, ऐसा कुछ बिंदु दिया गया है, इसको समझते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक दोष, अब यहाँ पास मैं आप लोगों का ध्यान चाह रहा हूं थोड़ा सा अच्छे से, और ठीक है इसी प्रकार क्लास में बने रहिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, उसके पहले ही मैं अपना कीबोर्ड ला के यहाँ लिख देता हूँ। लिखा कुछ? अब यहाँ से सवाल हमारा बनता है, देखेंगे वे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन का अनुपात पूर्णतः उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है। देखो मूलानुपाती सूत्र क्या है मत पूछना, सब पढ़ लिए हो, है ना, पढ़ा दिया गया है। मूलानुपाती सूत्र के अनुसार ही धनायन ऋणायन का अनुपात होगा, वो स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक कहलाएगा। और जिन त्रुटियों के कारण यौगिकों की स्टाइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। इन दोषों को साटकी और फ्रेंकेल दोष के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, IMP यहां से सवाल आता है आता है आता है, याद रखेंगे ये चीज। चलिए मेरी बात समझ पा रहे हो सब, क्या बोल रहा हूं मैं? 5 मिनट बाद माना, सूख जाओ, मैं दूंगा। चलो देखो इधर, मैं ये बोल रहा हूं कि साटकी दोष क्या होता है, समझना बहुत सरल है रे, आसानी से। यह आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है बोल रहा है। रिक्तिका दोष कहने का मतलब ये है 1930 में क्या होता है, एक साटकी नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था, आपको नजर आ भी रहा होगा, क्या नजर आ रहा है, ये बताया था कि क्रिस्टल के निर्माण के समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़ देता है और जालक से बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जालक में रिक्ति आ जाएगा या रिक्तता रह जाती है, ऐसा लिखा है, जिसको छिद्र कहते हैं। ठीक है, इसको ही साटकी दोष कहेंगे। ध्यान से समझना इधर, ये पढ़ने में जितना कठिन लग रहा है ना उतना समझने में सरल है। क्रिस्टल जालकों को छोड़ने वाले धनायन और ऋणायन की संख्या समान रहती है, ध्यान से समझना, विद्युत उदासीनता बनी रहती है, ऐसे ही याद होने चाहिए आपको। अब देखिए मैं यहाँ पास समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या बोला है कि कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़ देते हैं। ओके, बिल्कुल छोड़ दिया। अब देखेंगे इधर ध्यान से, यहाँ M+ है ना, M+ नजर आ रहा है हमको, ये उसके बाद X-, M+, X-, M+, मतलब ये अवयवी कण है। M की जगह क्या है रे, कोई भी धातु होगा, X की जगह भी कोई होगा, ABCD कुछ भी हो सकता है। X आया, इसके बाद तो M आना चाहिए, यहाँ पास M आना चाहिए, लेकिन M तो गायब है कि नहीं है, गायब है बिल्कुल।
तो बताओ भैया, तो क्या हुआ? कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़ के जालक से बाहर निकल गए, और जालक से जब बाहर निकल जाएंगे तो जालक में क्या हो जाएगा? रिक्तिका आ जाएगी। तो जालक में जब रिक्तिका आ जाएगी तब तो कोई दोष उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। तो अगर ऐसा कोई दोष मिले ना, तो क्या हो जाएगा ऐसे दोष को? तो धन आयन अगर निकल गया बाहर, तो देखिए यहाँ पास धन आयन तो निकला ही निकला है, साथ ही साथ उसको बैलेंस करने के लिए ऋण आयन भी निकल गया। ये बात आप गौर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, तो दोनों बैलेंस करने के लिए तो हो रहा है ऐसा। तो इसी कारण यहाँ बोला गया है कि विद्युत उदासीनता बनी रहती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? ये 60 की दोष क्या है, इसका स्क्रीनशॉट करके रखे रहो। एक आयनिक यौगिक में दिखाया गया है, तो क्या क्या लिखा गया है, और जो निकले गए हैं युगल उसको 60 की युगल कहते हैं। ठीक है, 60 की दोष। अब बात कर लेते हैं कि यह दोष किसमें किसमें पाया जाता है, ये भी तो समझ लेते हैं। तो देखिए, तो ये दोष किसमें पाया जाता है, अगर आपको कोई पूछ दे तो आप भी बता सको। ठीक है, आयनों की समन्वयी संख्या अधिक होती है, और ऐसे में पाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पास, किसका किसका एग्जाम्पल दिया है, इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। बताओ इस क्रिस्टल में कौन कौन से दोष होते हैं, तो इसको याद कर लेना। NaCl, KCl, CHCl। सामान्य ताप पर NaCl क्रिस्टल में 10 की घात 6 60 की युग्म प्रति घन सेंटीमीटर होगा बोल रहा है। ठीक है, एक घन सेंटीमीटर में लगभग 10 की घात 22 आयन, और 10 की घात 16 जालक स्थानों में एक 60 की दोष पाया जाएगा। तो ये सब बातें हैं, इसको आप एक बार अच्छे से लिख लो, स्क्रीनशॉट कर लिए रहो। ठीक है, समझना आ जाएगा समझ, कोई बहुत भारी बात नहीं है। कमरे के ताप पर 10 की घात क्या हो जाएगा? 6 60 की युग्म होंगे। तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, हमको पता है भाई क्या होता है कि उसके युग्म बढ़ते जाते हैं। ठीक है, सीधा सीधा इस दोष के कारण क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ जाएगी, और विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आयन अपने क्या करेगा? स्थान से जब गमन करता है तो वहां छिद्र बनेगा, हमको तो पता है भैया। उसके बाद तो क्या हो जाएगा कि 60 की दोष फॉर्मुलेट होता है। ये कुछ बात रही 60 की दोष की। अब देखिए 60 की और फ्रेंकेल, 60 की और फ्रेंकेल, ये नाम से ही सवाल पूछा जाता है। तो इसके बाद मैं फ्रेंकेल बताता हूँ आप सबको। ठीक है, फ्रेंकेल त्रुटि क्या है, फ्रेंकेल दोष क्या है, तो और इसके बाद एक दो बातें और होंगी। जब तक आप अपना ये स्क्रीनशॉट करिए।
हेलो नरसिंह कुमार। हाँ नरसिंह जी, यस सर। सुन रहे थे, देख रहे थे ना क्या क्या बता रहा था मैं। यस सर। चलिए थोड़ा सा और देख लो। सोनम, यस सर। यामिनी तुम्हारे साथ कौन है आज? निकिता, यामिनी लिख रही है आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। क्या ये समस्या सबको है क्या सोनम? यस सर। सर हाँ, नहीं सर। तुम्हारे पास आ रही है ना आवाज? यस सर। हाँ चलिए, तो बाकी लोग टेंशन मत लो। जिनको आवाज नहीं आ रही है, हर संभव प्रयास किया जाएगा। ये जो अभी हमारा सेशन चल रहा है, लाइव सेशन चल रहा है, ये सेशन हमको क्या बोलना चाहिए, यूट्यूब में मिल जाएगा, है ना। सॉलिड स्टेट 9 लेक्चर ऐसा करके। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखे रहें, जिन लोग लाइव हैं उन लोग तो और अच्छी बात है। चलिए, तो हम फ्रेंकेल दोष के बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पास। तो मैं बता रहा था कि ये फ्रेंकेल दोष जो है, इसको किसने दिया था भाई? तो हम सबको मालूम है, पढ़े भी होंगे 9वीं में आप लोग। नहीं पढ़े हैं तो अच्छी बात है, पढ़े तो और अच्छी बात। फ्रेंकेल ने बताया था। अब ये क्या करता है देखो इस दोष में, सीधा सीधा बेसिक बात करूं तो जो सबसे पहला वैकेंसी डिफेक्ट था साटकी और फ्रेंकेल में, मुख्य रूप से आपको अंतर पूछेगा। देखो यहाँ रिक्तिका दोष लिखा है, देखो कॉन्सेप्ट पकड़ो बेटा। और यहाँ क्या लिखा है? अंतराकाशी दोष है। येलो में मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो आप सबको दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो देखिए मैं कलर बदल देता हूँ। ये रिक्तिका दोष लिखा है, यहाँ अंतराकाशी दोष लिखा है, मिल गया होगा सबको। और उसके बाद यहाँ मुझको किसी का कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुकेंगे सब। हेलो, हाँ हाँ, कौन जी? आप कौन? नो मैडम, आई एम यूजिंग ऑनलाइन क्लास। ओके, हेलो। चलिए, तो वो किसी का फोन आया था, क्या शॉपिंग करना है, क्या करना है। तो मैं ये बोल रहा था कि ये फ्रेंकेल दोष जो है यंत्रकाशी दोष है ना। तो ये जो है दोष धनायन के द्वारा उत्पन्न होता है, ये भी बेसिक बात पकड़ो रे, क्योंकि इसका आकार ऋणायन से छोटा होता है। ध्यान से समझना, क्रिस्टल में धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या आवेश बराबर होगा, क्रिस्टल उदासीन रहेगा। ये अगर थ्योरेटिकल बात समझ नहीं आता है तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है। हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से हमको सब कुछ क्लियर हो जाने को है। बिल्कुल घबराओ मत। देखो इधर, यह दोष उन आयनिक यौगिक क्रिस्टलों में पाया जाएगा जिसमें आयनों की समन्वय संख्या कम होती है। समन्वय संख्या कम होती है मतलब देखो देखो, अभी समन्वय संख्या क्या है करके एक मैं वीडियो लेक्चर बना दूंगा, और कुछ बाकी है हमारे पास। एक लेक्चर, 1-2 लेक्चर और आएगा, उसके बाद हमारा सॉलिड स्टेट लगभग ओवर हो जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कुछ, AgCl, AgBr, ZnS, आपको दिख रहा होगा तो दिख रहा है। देखिए इसमें समन्वय संख्या इसकी कम होगी, इस त्रुटि के कारण छिद्र बन जाएगा। और क्या बोलता है, एक छिद्र पूर्ण क्रिस्टल में गति कर सकेगा, विद्युत चालकता प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पास कुछ कुछ जो बेसिक पॉइंट है हम नोट कर सकते हैं। छिद्रों की संख्या बढ़ने पर क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है, परंतु घनत्व अपरिवर्तित रहता है। साटकी और फ्रेंकल में अंतर पूछता है भैया, दोनों में अंतर क्या है करके। प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी नहीं होगी,
तो इस त्रुटि में समान आवेशित आयनों के परस्पर समीप आ जाने के कारण यौगिक का परावैद्युतांक बढ़ जाता है। भाषा कठिन लग रहा होगा तो टेंशन मत लो, देखो अभी क्लियर कर रहा हूँ। देखो आपके सामने मैं दोनों दोस्त को रख दिया हूँ, साटकी को भी फ्रेंकेल को भी। देखेंगे इधर ध्यान से, फ्रेंकेल और साटकी में अंतर क्या देख रहे हैं हम लोग? साटकी और फ्रेंकेल में अंतर क्या देख रहे हैं? मुख्य अंतर हम क्या देख रहे हैं? ये धन आयन गायब तो ऋण आयन गायब। ओके ठीक है। साटकी मैं याद भी करवाता हूँ, कक्षा में 60 लग गया मान लो तो साटकी। और ये देखो फ्रेंकेल में कैसे देख सकते हैं, देखो यहाँ पास कोई भी अगर कण गायब हो रहे हैं तो ये गायब होकर अंतराकाशी स्थान में पाया जा रहा है, खाली जगह में। मतलब कोई भी कण बाहर नहीं निकल रहा है, वहीं का वहीं है, मतलब इसके घनत्व में कोई अंतर नहीं आने वाला। ये सबसे बड़ा बेसिक अंतर है हमारे पास साटकी और फ्रेंकेल में। ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये आपके दिमाग में सेट कर लो अच्छे से। ये दोनों चित्र देखो, साटकी और फ्रेंकेल। बिल्कुल हमारे जमाने में तो ऐसा सवाल आता था, भैया 5 नंबर का साटकी और फ्रेंकेल दोस्तों समझाइए दोनों में क्या अंतर होता है। तो आपके सामने दिख रहा होगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। रोक रहा हूँ मैं यहीं थोड़ी देर के लिए। ओके हो गया। चलिए अब देखिए, कुछ क्रिस्टलों में साटकी और फ्रेंकेल दोनों दोष पाए जाते हैं। पूछ सकता है आपको ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें साटकी फ्रेंकेल दोनों पाया जाता है? हो सकता है मैं ही पूछ दूं, तो आंसर आएगा AgBr। ठीक है। फ्रेंकेल दोष की अपेक्षा साटकी दोष बनाने के लिए क्या लिखा है यहाँ पास? फ्रेंकेल दोष की अपेक्षा साटकी दोष बनने के लिए क्या लिखा है कि फ्रेंकेल दोष की अपेक्षा बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शब्द गलत टाइप से लिखा है। आप भाव क्या बोलना चाह रहा है ये कि साटकी दोष बनने के लिए इसकी अपेक्षा कम ऊर्जा लगेगा बोल रहा है फ्रेंकेल की अपेक्षा। ये बात है ना, घुमा फिरा के वही बात है। आप सब समझते हैं पुस्तक की लैंग्वेज, ठीक है। तो अभी तो लॉकडाउन में सबको पुस्तक नहीं मिल पा रहा होगा। अच्छा हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा, यदि आप लोग को पुस्तक नहीं मिल रहा है तो घबराओ मत। इस बार तो मैं किसी पब्लिकेशन को ऐसे स्पेशल रिकमेंड नहीं करूंगा, बता दूंगा मैं कुछ देर में। भी देखो इधर साटकी फ्रेंकेल में अंतर लिखा हुआ है, तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। आपको आज का होमवर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझो ये। और बिल्कुल ऐसे ही लिखना इसको, ये अंतराकाशी दोष है और ये फ्रेंकेल अंतराकाशी है तो साटकी निक्ति का दोष है। छोटे धन आयन और बड़े ऋण आयन आपको दिख रहा होगा, है ना, इससे बनते हैं। ये समान आकार के धन ऋण आयन से बने यौगिक में होते हैं। इस दोष में आयन अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, आयन क्रिस्टल जालक को छोड़ देते हैं। क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि वही रहता है ना, इसलिए अपरिवर्तित रहेगा। इसमें दोनों गायब हो जाते हैं तो घनत्व घट जाएगा, परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है। आपको समझ आ गया होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह दोष निम्न समन्वयी संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है और साटकी दोष उच्च समन्वयी संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। तो साटकी फ्रेंकेल में अंतर हो गया। तो ये स्टाइकियोमेट्रिक दोष हो गया। अब हमारे पास बहुत कम चीज बाकी है, चलिए इसको कवर ही कर लेते हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होगा कि यौगिक जिनमें स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो रे? मतलब धन आयन व ऋण आयन का अनुपात उस यौगिक के अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात के बराबर नहीं होगा, ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक कहलाएगा। इसे ही बर्थोलाइट यौगिक भी कहते हैं। आ सकता है सवाल, बर्थोलाइट यौगिक क्या है? तो भैया धन आयन ऋण आयन का अनुपात समान नहीं होगा, या समान होगा भी तो ऐसे अणुसूत्र के द्वारा जो प्रदर्शित है उसके बराबर नहीं होगा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक कहलाएगा। ठीक है। तो सामान्यतः संक्रमण धातु के यौगिक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं। एग्जाम्पल दिया है, कारण क्या दिया है? क्योंकि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। NiO हो गया, FeO हो गया, Cu2S, Fe2S, CuO, ये कुछ है। अब यहाँ पास देखो, स्टाइकियोमेट्रिक तो मैं पढ़ा चुका हूँ मोल कॉन्सेप्ट में। अब इसमें देखिए जो Fe लिखा है 0.88 लिखा है, 0 to 1,
मतलब 0 से 1 के बीच है इसकी वैल्यू। ये सल्फर का है। आयरन का देखो कोई पूर्णांक नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है। तो इसकी स्टाइकियोमेट्री का रेशियो है वो इसके मूलानुपाती सूत्र के बराबर तो नहीं है रे भाई। इसी कारण बोल रहा है कि ये सब क्या है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक हैं। इसमें पाए जाने वाले दोष क्या है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहला जाएंगे। ठीक है। अब देखो संक्रमण धातुओं के HCN आदि के साथ बने अंतराकाशी यौगिक भी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं। जैसे उदाहरण देखो, संक्रमण धातु है जिरकोनियम, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। वेनेडियम संक्रमण धातु हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। तो इस प्रकार के यौगिक में पाए जाने वाले दोष नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाएंगे। ठीक। अभी 2 प्रकार बताया है। कौन कौन सा 2 प्रकार बताया है? धातु आधिक्य धनायन या धातु आधिक्य दोष मिला, और दूसरा क्या लिखा है, धातु आधिक्य और धातु न्यून। ये तो बहुत इजी है रे। देखो धातु आधिक्य धातु न्यून क्या होता है, सीधा सीधा आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं। अपने नोट्स में सीधा क्या लिखना, धातु आधिक्य और धातु न्यून को कैसे लिखोगे देखेंगे। अगर मान लो धनायन की अधिकता हो गई, ठीक है, धातु आधिक्य दोष होगा, लेकिन होगा कैसे इसको समझ लो भाई। ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने से ऋणायनिक कृत्तिका के कारण, ऐसा लिखा है। ठीक है, 2 प्रकार से हो सकता है धनायन या धातु आधिक्य दोष। कैसे कैसे हो सकता है? पहला तो हो सकता है ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने से। देखो ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर, कुछ ऋणायन क्या होगा, क्रिस्टल जालक को छोड़ देगा, बाहर निकल जाएगा, इनका स्थान इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार के क्रिस्टल में धातु आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, क्रिस्टल की उदासीनता तो बनी रहेगी। एग्जाम्पल देखो तब ज्यादा समझ आएगा। NaCl की क्रिया जब सोडियम वाष्प से कराएंगे तो पीला NaCl प्राप्त होता है जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होता है। ध्यान देना, यहाँ से सवाल आया है आपका टेस्ट में, सवाल बता रहा हूँ, देख लो इधर ध्यान से। NaCl की क्रिया जब सोडियम वाष्प से कराएंगे तो पीला NaCl प्राप्त होगा जो कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होगा। तो इसका जो पीला रंग क्यों होगा, पूछा जाता है कलर क्यों आता है, तो कारण देखो पीला रंग क्रिस्टल जालक में Cl के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण होता है। इसी प्रकार KCl को पोटेशियम वाष्प से क्रिया कराएंगे तो बैंगनी रंग हो जाता है, या लाइलैक लिखा है। LiCl की क्रिया लिथियम वाष्प से करने पर गुलाबी रंग हो जाता है। बताओ, तो इसको तो मैं चाहे आप टेस्ट के लिए बोलो, चाहे अगर मेरे द्वारा कोई भी एग्जाम होता है तो मैं इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मानता हूँ भाई। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो थोड़ा सा ध्यान देना इस पॉइंट को। ठीक है, कलर फैक्टर कैसे आएगा, तो यहाँ पास मैं IMP लगा लेता हूँ, IMP है ये। ठीक है, ये गुलाबी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के केंद्र को हम F केंद्र भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूछा हूं, देख लेना पुराना पेपर। F केंद्र क्या होता है, तो F केंद्र क्या होता है, F का मतलब क्या होता है, FERBE, फैर्ब। F का मतलब क्या हो जाता है, हम सबको मालूम है ना, कलर के लिए इसका प्रयोग करते हैं भाई, जर्मन वर्ड है, रंग या केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ने पर रंग हरा हो जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनुचुंबकीय और विद्युत चालक होते हैं। यह दोष साटकी दोष के समान है, साटकी दोष वाले क्रिस्टल में पाया जाएगा। तो ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पहला दोष, कौन सा, धनायन या धातु आधिक्य दोष का पहला प्रकार, जब ऋणायन के स्थान पर कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाएगा तो। अब दूसरा ये हो सकता है धनायन या धातु आधिक्य दोष पढ़े ना, धनायन या धनायन का अभाव दोष। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है रे, देखो ये देखो एक डायग्राम बना भी है, इसको पहले एक बार देख लो, ज्यादा हड़बड़ी करना सही नहीं। मैंने कहा था 2 प्रकार से होता है करके पढ़े, कलर फैक्टर और पढ़ लिए, और दूसरा ये है अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन उपस्थित होगा। ये जिंक ऑक्साइड को गर्म किया गया, Zn2+ बना, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। ठीक है, कलर पीला मिलता है हमको पता है। तो होगा क्या, डायग्राम समझो, समझ आएगा। ये देखो
धन आयन एक्स्ट्रा है, कुछ समझने की दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो धन आयन एक्स्ट्रा है तो क्या करना है, एक धन आयन को एक्स्ट्रा शो कर देना। दिख रहा है सबको ये डायग्राम में, अंतराकाश है, यहाँ पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, ये अतिरिक्त धन आयन नजर आ रहा है आपको। ठीक है भैया, तो एक्स्ट्रा हो जाता है तो इन प्रकार का अर्धचालक बनता है, अभी कुछ देर पहले तो बताया था मैं। ठीक है भाई, समूह 14 में 15 के तत्व मिला दो, तो ऐसा कुछ बात था। ठीक, अब देखिए धातु या धन आयन का अधिक्य हो गया, धातु या धन आयन का अभाव या दोष देखते हैं। तो सबसे पहला तो दोष ये हो जाएगा, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ आपको, समझना। इधर स्क्रीनशॉट ले लो, क्या लिखा है उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना, क्योंकि ये बहुत आसान सी बात है। ये सब आप ऐसे पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, नहीं समझ आएगा तो आप हमको पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप में पूछे, चाहे कॉल करके पूछें। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पास मैं ये बता रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ गलत बन गया है, ये होना चाहिए जनरली, ऐसा होना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ, जालक का अधनायन का स्थान रिक्त है, यहाँ देखो खाली है, धनायन गायब है, तो धातु का धनायन अभाव दोष है। या इसी को दूसरा प्रकार से, ये पहला प्रकार तो समझ आ जाता है, धनायन गायब है, धनायन अधिक है, लेकिन जो दूसरा प्रकार है, जैसे उसमें पहला दिया था, इसमें दूसरा लिखा है, देखो अंतराकाश में अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति, ये कंफ्यूज करता है आपको। तो बात कुछ नहीं है, क्या है बात, अंतराकाश में यहाँ लिखा भी है ना, कुछ अतिरिक्त ऋण आयन स्थान को ग्रहण कर लेगा भाई। ये देखो क्यों करता है ग्रहण, अरे विद्युत उदासीनता बरकरार रखना है। तो समानता ऐसे दोष वाले क्रिस्टल नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, ऋण आयन का आकार अपेक्षाकृत बड़े होने के कारण अंतराकाश में आसानी से स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, फिर भी इसका डायग्राम बना लेंगे हम लोग। ठीक है, वैज्ञानिक लोग तो जो नहीं मिलता उसको भी खोज के निकाल डालते हैं, कैसे भी करके। ठीक है, चलिए देखो इसका डायग्राम देख लो, ये अतिरिक्त ऋण आयन है, ठीक है, अंतराकाश में। ओके, और हमको पता है, अभी कुछ देर पहले बताया था कि धातु आयन अभाव वाले क्रिस्टल पी प्रकार के अर्धचालक बनाएंगे। मेरी बात समझ गए क्या? ओके, चलिए ठीक, ओके। अब अशुद्धि दोष क्या होता है? अशुद्धि दोष का अधिकांश भाग मैंने कवर कर लिया है, फिर भी हम एक सरसरी तौर पे जा रहे हैं उन चीज़ों को कवर करने के लिए जो हमारे टेस्ट में इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड में एग्जाम इम्पोर्टेंट है। अशुद्धि दोष क्या होगा, तो सीधा सीधा बात ये है, अशुद्धि दोष जो है समानता हानि यौगिक में उत्पन्न किए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से एक सवाल आता है आपका, डोपिंग क्या है? आप देखिएगा बोर्ड में भी कई बार ये सवाल आया हुआ है कि डोपिंग क्या है। तो डोपिंग क्या हो सकता है, किसी आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर कुछ आयनिक ठोसों की विद्युत चालकता बढ़ाई जा सकती है। किसी यौगिक में क्या मिला देंगे हम जी, अशुद्धि मिला लेंगे और आयनिक यौगिकों की विद्युत चालकता बढ़ा लेंगे, ये प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग। फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह प्रक्रिया आयनिक ठोस में किसी अन्य धातु आयन को मिश्रित करके उत्पन्न की जाती है। एग्जाम्पल है, यदि NaCl में अल्फा मात्रा में SrCl2 मिलाकर पिघलाएं, फिर क्रिस्टलन करें, तो NaCl क्रिस्टल में ना कहीं कहीं Na प्लस के स्थान पे Sr2 प्लस आएगा, आएगा ही आएगा, जब उसको मिलाओगे तो आना ही आना है भाई। Sr+2 पे धन 2 आवेश है, इसलिए Sr+2 आयन के लिए 2 Na प्लस आयन अपना स्थान छोड़ देंगे, जिनमें से एक Sr प्लस अपना स्थान ग्रहण कर लेगा और एक स्थान रिक्त रह जाएगा। इन रिक्त स्थानों के कारण ठोस की विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि इसके पास अन्य आयन इस रिक्त स्थान की ओर गति कर सकते। चलिएगा देखिए इधर, ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं तो हम सबको सरल लग रहा होगा बेटा, लेकिन यही जब हम रिवीजन छोड़ देंगे तो कठिन हो जाएगा। बात बहुत सरल सरल है ना। अब देखिए यहाँ एक खाली है जगह Na का, दिख रहा है सबको, और एक एक्स्ट्रा हमारे पास Sr आ गया है, ये Sr स्ट्रांसियम। तो क्यों ऐसे हुआ, तो मैं एक कीपैड लगा के बता भी देता हूं आपको क्यों हुआ ऐसा। हेलो, हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको?
हेलो, यस सर। सर हेलो, यस सर। आवाज सुनाई दे रही थी ना? यस सर। अरे अभी वो बैटरी बंद हो गया मेरे ब्लूटूथ का, तो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा बाकी है, देख लो, है ना? चलिए देखिएगा, तो मैं बता रहा था यहाँ पास। हम्म कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, ये स्ट्रांसियम के पास हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा 2Na की जगह एक Sr2+ का होता है, तो ये तो खाली ही रह जाएगा रे, खाली ही रह जाएगा, तो ऐसा कुछ पाया जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ठोसों के विद्युतीय गुण बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। मैं तो इसको क्या बोलना चाहिए, फिजिक्स के लिए भी अप्लाइड मानता हूँ। इसलिए कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि आपको यहीं से आपको पता हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका सही नहीं रहेगा तो फिजिक्स में फिर आपको समस्या जाएगी। और वैसे फिजिक्स में पढ़ाएंगे पढ़ाने वाले आपके सम्मानीय गुरुजन लोग, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ, यहाँ से कुछ कुछ टॉपिक आप कवर कर सकते हो, ये भी आईएमपी है भाई। ठीक है, चलिए ठोसों के विद्युतीय गुण समझते हैं। ठोसों की चालकता उनका एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। यह गुण ठोस की आंतरिक संरचना अथवा अवयवी कणों में बंधकता पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आंतरिक संरचना अवयवी कणों में बंधकता पर निर्भर करता है, ये पूरा फिजिक्स का टॉपिक है बेटे। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ये क्या है? तो देखो, हम इसको केमिस्ट्री को अप्लाई कर सकते हैं फिजिक्स में पूरा। तो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, नॉन कंडक्टर हुबहू मिलता है आपको ऐसे ही। तो इसका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हल्का सा क्या है केमिस्ट्री में, इसको हम यहीं से समझ लेते हैं। तो एक बात तो हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में, क्या पढ़ा है? चालक क्या होता है रे? हाँ, ठोसों की विद्युत चालकता अधिक हो जाएगी, और यहाँ चालकता का परास लिखा गया है, थोड़ा सा हाई लैंग्वेज है। और क्या लिखा गया है? चालकता का परास 10⁴ से 10⁷ पर ओम पर मीटर के मध्य होती है, और धातु चालक में चालकता की कोटि 10⁷ पर ओम पर मीटर होती है। ये उत्तम चालक होते हैं। चालक फिर से दो प्रकार का होगा, धात्विक चालक और विद्युत अवघटनी चालक। ये फिजिक्स का पोर्शन मैं कवर कर रहा हूँ। धात्विक चालक में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होती है। ठीक है, विद्युत प्रवाह से इन चालकों में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, याद रखना। और विद्युत अवघटनी चालक में अगर बात किए तो क्या होगा? विद्युत अवघटनी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के माध्यम से होता है। आयनिक ठोस, द्रव अवस्था में तथा जलीय विलयन में विद्युत अवघटनी चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह जैसे आयनों के माध्यम से होता है, पढ़े हैं ना, वैसे ही क्या हो जाएगा कि विद्युत प्रवाह के दौरान इसमें रासायनिक परिवर्तन भी होंगे। धात्विक चालक में हमने पढ़ा क्या होता है, धात्विक चालक में भी कुछ देर पहले देखे, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण चालकता होगा। विद्युत अवघटनी चालक में क्या होता है, बोल रहा है रासायनिक परिवर्तन होता है। तो देखो, एक फिजिक्स से केमिस्ट्री का रिलेशन यहाँ पास तो बन रहा है भाई हमारा, ये बात हमको समझना है। धात्विक चालकों की चालकता ताप बढ़ाने से घटती है, जबकि विद्युत अवघटनी चालकों की चालकता बढ़ती है। याद रखेंगे ये चीज, धात्विक चालकता ताप बढ़ाने से घटेगी और विद्युत अवघटनी चालकता बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ आप लोग देख भी रहे होंगे स्क्रीन में कि विद्युत अवघटनी चालकों की चालकता के विषय में विस्तृत जानकारी पुस्तक के आगे की इकाई में दी गई है। इसके बाद देखेंगे विद्युत रोधी या कुचालक। विद्युत रोधी या कुचालक क्या हो जाएगा बेटा? विद्युत रोधी या कुचालक कहने का मतलब ये हो जाएगा कि इन ठोसों में विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होगा। चालकता का परास 10⁻20 से 10⁻10 पर ओम पर मीटर दिया गया। उदाहरण के लिए गंधक, फास्फोरस, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, सबको पता है। अब अर्धचालक देखो यार, तो एक हो गया चालक, एक हो गया कुचालक, ये दोनों के बीच में जो पाया जाएगा वो होगा अर्धचालक। लिखा भी है यहाँ,
ठोसों की चालकता चालकों और कुचालकों के मध्यवर्ती होती है। इसका परास भी दिया है, लिखा है ना, सबको समझ आ रहा है। 10 की घात ऋण 6 से 10 की घात 4 पर ओम पर मीटर के मध्य होगी। ठीक है। 0 केल्विन पर इनकी चालकता 0 होती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अर्धातु में विद्युत चालकता की क्रियाविधि, और ये धातुओं में विद्युत चालकता की क्रियाविधि, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये लास्ट पॉइंट ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए। इसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे, क्योंकि मेरे को जो मैं शेड्यूल दिया था उसमें मेरे को मैसेज आ रहा है ना, यूर मीटिंग टाइम है, कुछ ऐसे मैसेज आ रहा है, तो ध्यान से समझना इधर। धातु में विद्युत चालकता की क्रियाविधि, तो धातु में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण होता है, हमको मालूम है। ठीक है। तो धातु ठोस और गलित दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करती है। तो इसको समझाने के लिए एक थ्योरी दी गई। इस थ्योरी का नाम दिया गया बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। धातु परमाणु में उपस्थित संयोजकता कोष के परमाणु कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं। ये सिद्धांत तो हमने पढ़ा है, परमाणु कक्षक आणविक कक्षक कैसे बनाते हैं, आपको याद आ रहा होगा तो ठीक है। जिनकी ऊर्जा में बहुत कम होगा, बोल रहा है। एक बैंड का निर्माण करेंगे, ठीक तो बोल रहा है। अंतर कम होगा तो बैंड बना लेगा, जिसे संयोजकता बैंड कहेंगे। याद रखना चीजों को, कौन सा बैंड कहेंगे, जिसको संयोजकता बैंड कहेंगे। यदि संयोजकता बैंड पूरा भरा हुआ नहीं है अथवा एक ऊर्जा वाले बैंड के साथ अतिव्यापन करता है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन सरलता से इस बैंड में प्रवाहित हो जाते हैं। यह बैंड चालकता बैंड कहलाता है। तो दो प्रकार का बैंड मिल रहा है भैया, एक है संयोजकता बैंड, दूसरा चालकता बैंड। तो कुल मिला के धातु चालक, अर्धचालक और कुचालक, ये तीनों के बैंड को दिखाया गया है। ध्यान से समझते हैं, तीनों में बैंड थ्योरी, इसमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कैसे चालकता होगा। आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा, देख पा रहे होंगे आप सब। क्या देख रहे हैं, ये देखिए, धातु चालक, अर्धचालक और अचालक। अब देखेंगे इधर ध्यान से, आंशिक रूप से भरा है। तो चालक जो है, तो ये वैलेंस बैंड है नीचे का, और ये कंडक्शन बैंड है। तो दोनों में आसानी से चालन हो जाएगा। ठीक है। क्यों चालन हो जाएगा, अतिव्यापित बैंड मिल रहा है हमको रे, इसके कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो जाता है। लेकिन अचालक की अगर बात किया जाए, ध्यान से समझो, तो ये है पूरित बैंड और रिक्त बैंड। ये दोनों के बीच जो ऊर्जा अंतराल है, दोनों के बीच गैप है, वहां से वहां इलेक्ट्रॉन कहाँ जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता, विद्युत का चालन नहीं होता। और अर्धचालक में देखा जाए तो दोनों के तुलनात्मक रूप में अर्धचालक में हम ये देखते हैं कि अंतराल जो है थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा, मतलब इसके और इसके अगर बात की जाए तो ये दोनों के बीच का होता है ये। ओके, मेरी बात समझ गए, समझ आया। तो ये हो गया चालन बैंड, चालकता बैंड की थ्योरी। कई बार त्रैमासिक में पूछ चुका हूँ ये सवाल में। अचालकों में चालकता बैंड, पूरक बैंड में ऊर्जा अंतराल अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं जा सकते। जो मैंने बात कहा है वही सब लिखा हुआ है यहाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके। चलिए, तो इस प्रकार हमने पढ़ा है अर्धचालक, अचालक और कुचालक, अर्धचालक, कुचालक और सुचालक। अशुद्ध अथवा अपद्रवी अर्धचालक, तो देखेंगे ध्यान से इधर। कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे अर्धचालकों की, और मैंने सबसे शुरुआत यहाँ से की थी जब त्रुटि पर बताया था। नैज अथवा शुद्ध अर्धचालकों की चालकता का व्यवहारिक उपयोग बहुत कम है। इनमें उचित मात्रा में अशुद्धि मिला देते हैं ना, तो इसकी चालकता बढ़ जाती है। और दुनिया में मिलावट ही चल रहा है ना, तो इस क्या बोलता है, चालकता बढ़ाने को ही डोपिंग कहते हैं, बताया था कुछ देर पहले। और प्राप्त अर्धचालक को बाह्य अथवा अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन या छिद्र उपलब्ध हो जाते हैं, जिनके माध्यम से विद्युत धारा का चालन होता है। ये सब कहानी हम सबको मालूम है बेटा, क्योंकि यहीं से तो मैं फिर से बैकअप किया था, याद होगा आप सबको। तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि आ रहा है याद सबको।
हाँ, उसके बाद ये बताया था इन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनेगा, बताया था। ठीक है, जिन लोग नहीं देखे थे एक बार और स्क्रीनशॉट देख लें। ठीक है, चलिए ये देखो एन प्रकार की अशुद्धि, है ना, यही तो बताया था। अब बस हल्का सा रिवीजन चल रहा है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि ये अध्याय का लगभग कवर हो जाए मोस्टली। ये देखो एन प्रकार का अर्धचालक, जिसको मैंने रेड से मार्किंग किया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इलेक्ट्रॉन धनी की अशुद्धि, एक एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। और बात क्या थी, चतुर संयोजक जो तत्व होगा सिलिकॉन जर्मेनियम, इसमें पंच संयोजी किसी तत्व इसको मिलाए थे, फास्फोरस को मिला लिए थे, क्या एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है। ये देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखा है यहाँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि देख लो, पी प्रकार का अर्धचालक बनाएगा ना, पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालक को तो मैं भी शो किया हूँ कुछ देर पहले, आप लोग बनाए भी हैं शायद ये। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया था बेटा, इसके उपयोग बताए थे। पी व एन प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग पढ़ लेना करके, 4-5 पॉइंट बताया था। हाँ, तो पी और एन प्रकार के अर्धचालक के प्रयोग भी आप लोग पढ़ लेंगे। ये सब आपको पढ़ा दिया गया अभी क्लास के पहले। ठीक है, तो ये सब तो बातें रही। अब इसके बाद हमारा जो पॉइंट बचता है ठोसों के चुंबकीय गुण। तो ठोसों के चुंबकीय गुण में मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो चुंबकीय जो गुण होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो चुंबकीय गुणों के आधार पे ठोसों को 5 भागों में बांट सकते हैं, ये हेडिंग डाल के रखेंगे। अनुचुंबकीय ठोस, प्रतिचुंबकीय ठोस, लौह चुंबकीय ठोस, प्रतिलौह चुंबकीय ठोस, हैरी चुंबकीय ठोस। इसका नोट्स मैं आपको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट करके, आप वहां से कवर कर लेंगे एग्जाम्पल। और बाकी पीछे का सेगमेंट मेरा लगभग पूरा हो रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में जितने लोग जुड़ करके बने रहें तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब 5-7 मिनट में आप सबसे संवाद करना चाहता हूँ। नरसिंह, यस सर। सभी वीडियो ऑन कर लो बेटा, सभी वीडियो ऑन कर लेंगे। भूपेश, सभी वीडियो ऑन कर लेंगे। निकिता समझ आया? यस सर। चलिए ठीक है। सोना, Yes, sir. गायत्री, Yes, sir. गायत्री, यस सर। रागिनी, Yes, sir. भूपेश, भूपेश कुमार। यस सर। चलिए ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया कि सभी जुड़े हैं। 2-3 लोग बाहर हो गए और पता नहीं क्यों बाहर हुए, लेकिन जैसा भी है प्रयास करेंगे, जो भी कवरिंग है इसका यूट्यूब में डालेंगे। ठीक है, चलिए सभी होमवर्क करिए, टेस्ट के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। एक टेस्ट का डेमो मैं आपको भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बता रहा हूँ, आपको अगर पूछा जाएगा कि क्रिस्टल में कितने प्रकार की सममिति पाई जाती है, ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात? निकिता, क्रिस्टल में सममिति कितने प्रकार की पाई जाती है सोनम? तो आंसर क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा आंसर? 3 प्रकार। 3 प्रकार का कैसे बेटा? 3 प्रकार तो यूनिट सेल पढ़े हैं रे। 6 प्रकार। 6 प्रकार का कैसे हो जाएगा? 14 प्रकार का ब्रेवेज जालक पढ़े, वो भी नहीं आएगा। उत्तर आएगा 23 प्रकार का सममिति पाया जाता है, सिमेट्री एक्सिस। बताए हूँ एक वीडियो में, ये सब याद रखना, सवाल आ सकता है यहाँ से।
चलिए ठीक है, सभी अपना होमवर्क करिए और जैसे भी रिपोर्ट होगा सब व्हाट्सएप में बताएंगे। ओके, आज की क्लास यहीं तक।